झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली को लेके जो डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं कि अध्यक्ष, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष से लेके कई सदस्यों की सीधी मिली भगत से कैसे प्रीलिम्स का रेट कार्ड, मेंस का रेट कार्ड, इंटरव्यू का रेट कार्ड, फाइनल रेट कार्ड वह सामने आ रहा है। यह पूरे देश के लिए शर्म का विषय है और मुझे लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को तो त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। और इस पे राजनीति नहीं, यदि एक सरकार के मुखिया होने के बाद यदि राज्य लोक सेवा आयोग का रेट लिस्ट चलता हो कि प्रीलिम्स के लिए 10 लाख रुपए, मेंस के लिए इतने पैसे और फाइनल सिलेक्शन के लिए इतने पैसे, और पूरा एक जैसे एस्टेब्लिश रैकेट की तरह ये एग्जाम चलाया जा रहा था। अब सवाल है कि आप एग्जाम को रद्द कर देंगे, पिछले कुछ परीक्षाओं को रद्द कर देंगे, लेकिन पिछले अनेकों वर्षों में जो नियुक्तियां हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो योग्य बच्चे लिस्ट से बाहर रह गए, योग्य बच्चे बेरोजगार रह गए, और पैसे देके जो लोग आज प्रशासनिक पदों पर बैठकर झारखंड के लिए फैसले ले रहे हैं, झारखंड की सरकार के निर्णयों को अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में लागू कर रहे हैं, उन्हें वो अथॉरिटी जो संविधान से मिल रहा है, क्या वो अथॉरिटी डिजर्व करते हैं? क्या वो अथॉरिटी के लिए उन्होंने फ्री और फेयर एग्जाम पास किया है और नहीं किया है? तो आप सोच के देखिए कि राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक भारत के संविधान में एक संवैधानिक संस्था के रूप में हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, उसको ऑटोनॉमी दी, फ्रीडम दिया, और उसमें सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन वह संस्था सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई। हरियाणा का मामला तो आपको याद होगा कि कैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग में जो मेरिट लिस्ट लेके जब गए आयोग के चेयरमैन उस समय के मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री ने वो लिस्ट रख लिया, अपनी ओर से एक लिस्ट दिया कि इस लिस्ट को रिलीज कर दीजिए। वह मामला सामने आया, उस मामले में उस समय के मुख्यमंत्री जेल में हैं, सजा हुई। लेकिन हम यह आज तक राज्य लोक सेवा आयोगों पर राज्य के नौजवानों का, इस देश की व्यवस्था में बैठे लोगों का या इस देश के लोगों का फेथ नहीं है। आप सोच के देखिए कि क्या फेथ बचेगा? और फेथ यदि व्यवस्था को लेके फेथ ही खत्म हो जाए, व्यवस्था को लेके मोह भंग हो जाए, तो ऐसे में यह बड़ा गंभीर सवाल है ना कि फिर क्या इस लोकतंत्र की व्यवस्था को आप कायम रख पाएंगे? और इस लोकतंत्र पे क्या जनता गर्व कर पाएगी जिस लोकतंत्र के पिलर्स को इलीगल प्रैक्टिस से एंट्री मिली हो? अब आप सोच के देखिए कि भारतीय लोकतंत्र तो ऐसे ही चुनाव में कंबल से लेके, पैसे से लेके, शराब की पेटियों से लेके सभी तरह के लोभ प्रलोभन, जाति, धर्म, भाषा से ऑलरेडी यह लोकतंत्र लहूलुहान है, यह लोकतंत्र घायल है। ऐसे में जो इस लोकतंत्र का भरोसा है थोड़ा बहुत, वो किससे बचता है? ब्यूरोक्रेसी से, कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं वो अस्थायी हैं, एक निश्चित समय तक वो काम करेंगे और उस बीच में उनका प्रमोशन ट्रांसफर होता रहेगा, और राज्य की सरकार और संविधान के प्रति वो ईमानदारी से अपना दायित्व निभाएंगे। ऐसे में जो आंदोलन है झारखंड में और आंदोलनकारियों पे जो सरकार की जाती है, जिस तरह से वहां लाठीचार्ज हुआ, क्या भूल गए जंतर मंतर का वो लाठीचार्ज कि उसके कारण देश में किस तरह का माहौल बना था? ऐसा ही माहौल पूरे देश के लोगों को, जेएनजी को, कॉकरोच जनता पार्टी को, झारखंड को लेके भी बनाना चाहिए। और यह मामला झारखंड तक नहीं, आस पड़ोस के ज्यादातर राज्यों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। यदि भारत में परीक्षा तंत्र हमारा ठीक नहीं कर पाए हम, और यह तो सीधी भर्ती का परीक्षा तंत्र है,
एनटीए जो एग्जाम ले रही है उसमें जो एग्जाम मेडिकल का एग्जाम जो हुआ उसमें चलिए एटलीस्ट वो मेडिकल के एग्जाम में कोई सीधी नियुक्ति नहीं है, वो एक आगे फर्दर कोर्स के लिए बात ठीक है कि हमें देश को अच्छे डॉक्टर चाहिए, लेकिन यहां तो सीधी भर्ती है कि आप यदि एसडीएम सिलेक्ट हो गए तो कल को आप प्रमोशन के बाद आप जिलाधिकारी डीएम बनेंगे, आप एक जिले की सरकार चलाएंगे और आप इस अवैध धंधे से, इस इलीगल प्रैक्टिस से आपने एंट्री पाई है। और हेमंत सोरेन झारखंड में चुनाव जीत गए हों, वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सवाल आपके जीत पे है, उन मतदाताओं पे भी सवाल है कि देश की और राज्य की जनता भ्रष्टाचार को लेके क्यों टॉलरेंट हो गई है। भारत में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी जनता भ्रष्टाचार पे जब मतदान का समय आता है तो भ्रष्टाचार हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, व्यवस्था बदलना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी कास्ट की या रीजनलिज्म की जो आइडेंटिटी बड़ा मैटर हो जाता है। और जब तक आइडेंटिटी मैटर रहेगा तब तक भ्रष्ट लोग भारतीय राजनीति में पदों पे बैठे रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें स्पष्ट है, उन्हें क्लियर है कि हमारी जनता को हम जितने भी दर्द दे दें, जितने भी पेन दे दें, लेकिन अंततः जातीय प्राइड के नाम पे, रिलीजन के प्राइड के नाम पे, रीजन के प्राइड के नाम पे, कभी लोकल प्राइड के नाम पे अंततः हमें मौका देगी, हमें वोट देगा। यह लोकतंत्र में, लोकतंत्र सिर्फ 5 सालों का नहीं होता, लोकतंत्र सिर्फ आपका चुनाव जीतना नहीं होता। आपने एक चुनाव जीत लिया, आप मंत्री पद हासिल कर लिए, व्यवस्था तो इस पूरे समाज के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सोचने का विषय है कि एक सतत चलने वाली व्यवस्था में ऐसे लोग आके उस व्यवस्था को किधर ले जा रहे हैं, उस व्यवस्था को जो डेंट लग रहा है, क्या ऐसे में यह डेमोक्रेसी बचेगी। और आप देखिए कि जब कभी भारत में इसी लोकतंत्र के अंदर इस लोकतंत्र को जब कमजोर किया गया तो यह नारा दिया गया था, सेना से, फौजों से कहा गया कि आप सरकार का आदेश न माने। यदि यही स्थिति, ऐसे ही लोकतंत्र चलता रहा, ऐसे ही व्यवस्था चलती रही, ऐसे ही लोग सिस्टम में आके बैठेंगे तो अंततः जनता उनकी बातों को क्या मानेगी, या क्या ब्यूरोक्रेसी का इकबाल, क्योंकि राज्य चलेगा अपने इकबाल से, राज्य का इकबाल ही खत्म हो जाएगा। और यदि इकबाल खत्म हो गया तो ना आप संविधान बचा पाएंगे, ना व्यवस्था बचेगा, और अराजकता रोका नहीं जा सकेगा। इस अराजकता को रोकना है तो इस देश के सभी राजनीतिक दलों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी बनती है। आप लोकतंत्र के नेता हैं, आप लोकतंत्र के फ्लैग बियरर हैं, आप लोकतंत्र का झंडा लेकर समाज के प्रतिनिधि के रूप में आगे चल रहे हैं। आपको आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, और इस दिशा में बैठ के गंभीरता से काम होना चाहिए। बात होनी चाहिए कि जो एक संवैधानिक संस्था ऐसे कैसे बन गई, एक संवैधानिक संस्था जिसको इतने संवैधानिक संरक्षण, अधिकार और प्राधिकार मिले हैं, वह आयोग इस तरह निष्प्रभावी कैसे हो कि राज्य सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रही है, नाच रही है। इसे ठीक करना है, भारत के लोगों का, यूथ का भरोसा जगाना है। हमें इन आयोगों को ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू।